आज हम लोग मध्य पाषाण काल से प्राप्त साक्ष्य और वहाँ से प्राप्त चित्र, जिसके माध्यम से हम उनके समाज के बारे में जान पाते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ से हमको क्या क्या मिला है, क्योंकि इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और आप कॉपी पेन ले करके इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमको मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये मध्य पाषाण काल में प्राप्त साइटें हैं, जहाँ जहाँ से हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सब के बारे में इसमें दिया है। हमको यूपी में जैसे ये इलाहाबाद हो गया, मेजा, करछना, चौपानी मांडू, सांभर झील, बागौर, राजस्थान की तरफ लगनाज, गुजरात में आदमगढ़, मध्य प्रदेश में जो भी यहाँ पे दी हुई हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और कहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह क्वेश्चन कि कहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, कंकाल हमको सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ, वृक्षारोपण के निशान हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको आज इसमें कवर करनी है और आई होप आप सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ेंगे पूरा। चलिए फिर, सबसे पहला टॉपिक है हमारा बागौर। पहला साइट है, ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्खनन किया गया है और बीएन मिश्रा ने इसका उत्खनन करवाया है। कोठारी नदी के किनारे है, ये राजस्थान में है। जो बागौर से हमको टीले प्राप्त हुए उनको महासती कहा जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमको यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह पाषाण काल, यानी ये तीनों कालों के हमको साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं बागौर से। चैलसेडनी के औजार और हमको बूचड़ खाना यानी कसाई खाना हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वार्ट्ज पत्थर, चर्ट पत्थर यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। 4 मानव कंकाल हमको मिले हैं यहाँ से। एक मानव कंकाल में 36 गुड़ियों की माला वो गले में पहने हुए मिला है, वो जो हमको कंकाल प्राप्त हुआ है। और 21-22 साल की जवान और 40-42 साल की प्रौढ़ महिला का कंकाल भी हमको यहाँ से प्राप्त होता है। और जो गुड़िया पहने हुए मानव कंकाल हमको मिलते हैं, या तो वो पत्थर के गुड़िया रहते हैं या वो हड्डी की गुड़िया रहती हैं, ठीक। फर्श बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और जो घास फूस रहता था उससे वातरोधी, मतलब कि जिसमें हवा पानी ये सब चीज़ें आराम से आ जा सके, ऐसी झोपड़ी हमको देखने को वहाँ से हमको मिलती है। 5 ताम्र उपकरण मिले हैं हमको यहाँ से। 1 भाला मिला है, 3 बाण मिले हैं, एक तकुआ निमा पद्धति से बने हुए तांबे की छड़ मिली है। अब प्रक्षेपास्त्र की तकनीकी हमको यहाँ से देखने को मिलना शुरू हो जाती है। प्रक्षेपास्त्र की तकनीकी क्या है, जैसे कि दूर से हम चिड़िया मारना है, कुछ मारना है, अगर दूर से जो निशाना साध के मारा जाता था, वो टेक्निक जो डेवलप हुई है वो इसी समय डेवलप हुई है मध्य पाषाण काल में। इस टेक्निक को यानी इस तकनीक को प्रक्षेपास्त्र विधि कहा जाता है। और इसी समय हमें धनुष बाण भी देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। उसका धनुष बाण का आविष्कार इसी काल से शुरू हो जाता है। वृत्तानुकार घास फूस के झोपड़ी मिलते हैं, गोलाकार घास फूस के झोपड़ी मिलते हैं, सिल हमको मिलता है, गदा शीर्ष मिलता है। यहाँ से हमको लोमड़ी और गिरगिट के प्रमाण मिलते हैं, मतलब यहाँ से उसके साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियों के अवशेष हमको देखने को यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छे से खुदाई हुई है, ये राजस्थान में है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, इसको कई बार आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आजकल जो भी आप पीजीटी का पेपर देख लो, चाहे नेट का पेपर देख लो, उन सब क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। गुजरात, हसमुख धीरज लाल संकालिया इनका पूरा नाम था, SDS। इन्होंने विस्तृत रूप से मध्य पाषाण को खोजने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि बागौर बीएन मिश्रा ने उत्खनन किया था। लेकिन इसके अलावा जो हमको साइटें मिलती हैं गुजरात, महाराष्ट्र, ज़्यादातर साइटें इन्होंने इनके उसमें खोजा गया है, इनके नेतृत्व में खोजा गया है, इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है मध्य पाषाण काल में। अब प्रमुख स्थल जो हमको यहाँ से गुजरात से मिलते हैं वो है अरबाज, बलसाड़ा, हीरपुर, पावागढ़, मिताली तथा शिलाश्रय, यानी कि पत्थर गुफाएं जो हमको मिली हैं यहाँ से। लोटेश्वर, कनेवाल, रतनपुर, उंडरेल, धमसुरा, पिठऊ, ये सब हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं।
ठीक है। और कनेवाल से हमको आगे मैं बताऊंगी, यहाँ से हमको ऊँट की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात में ही कनेवाल है, वहाँ से हमको ऊँट के हड्डी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके बाद है महाराष्ट्र में खड़ीवली है, बेलनधारी है, अंदूर, मध्येश्वर, ये सारी चीज़ें हमको, ये सारी साइटें हमें महाराष्ट्र में मिलती हैं। पटने से हमें पुरा पाषाण से लेकर के मध्य पाषाण तक के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। KRU टॉड ने यहाँ से उपकरण प्राप्त किया था महाराष्ट्र से। सबसे पहला तो ये कि लखनाथ जहाँ पे स्थित है वह बालू का टीला है, बालू के टीले पर स्थित है और 1941 में इसको खोजा गया था। SD संकालिया, B सुब्बा राव, KUR कनेडी ने इसका उत्खनन करवाया था। और यहाँ से ही हमको मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, यानी कि जो समाधि में जिस तरह बैठा जाता है उस तरह से हमको एक कब्र मिला है, यानी कंकाल मिला है, जिसके पैर मुड़े हुए हैं और वो ऐसे लेटा हुआ है, जिसके पैर मुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हमको समाधिस्थ मुड़ी हुई अवस्था में मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल एवं तांबे का चाकू हमको यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। 14 मानव कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं। पुच्छल लौह बाण हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। पत्थर की गुड़िया और जो सिलबट्टा होता है वो हमको यहाँ से प्राप्त होता है, पत्थर की गुड़िया प्राप्त होती हैं। यहाँ से फलक के उपकरण सबसे ज़्यादा हमको मध्य पाषाण काल की साइटों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें फलक उपकरण देखने को मिले हैं वो है लखनाज, यहाँ से हमको फलक उपकरण सबसे ज़्यादा मिले हैं। जो 14 मानव कंकाल हमको प्राप्त होते हैं उसमें से 13 के पैर मोड़कर दाहिनी करवट लिटाकर दफनाया गया है और उन सब की लंबाई 6 फीट है। कंकालों में दंत क्षय रोग के प्रमाण मिले हैं। कंकालों के कपाल टूटे हुए हैं, यानी कि उनकी लड़ाई हुई है या सर फुटा हुआ मिला है। ये सारी चीज़ें हमको लखनाज से प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें हमको एक तरह से बताती हैं कि वो समाज कितना विकसित हो चुका था। अगर कोई मानव को पैर मोड़ करके दाहिनी करवट में लिटा रहा है तो 13 कंकाल हमको ऐसे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई परंपरा विकसित हो गई है। अब दक्षिण के क्षेत्र में जाते हैं तो हमको आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड है, गिदलूर है, रेणुगुंटा है, यहाँ से हमको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। कर्नाटका में है तो कसंगन कल्लू हो गया, जलहल्ली हो गया, कीवनहल्ली हो गया, सोरापुर, दोआब, प्रमुख रूप से ये मध्य पाषाणिक स्थल हैं कर्नाटका के। तमिलनाडु में जाते हैं तो ये टेरीपुरा स्थल है। टेरीपुरा स्थल में कई सारे स्थल का समूह है जिसको टेरीपुरा स्थल कहा जाता है। इसको विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। केरल से हमको उपकरण प्राप्त हुए हैं। ज्वालापुरम 9 जुरेक नदी के तट पर स्थित है और यहाँ की विशेषता ये है कि यहीं के शिलाश्रय से मध्य पाषाण काल का दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सुनिश्चित तिथि, जो अभी तक हमको औजार मिले हैं दक्षिण एशिया में, वो सब की सबसे प्राचीन जो औजार हमको मिलता है और उसकी कारीगरी के प्रमाण यानी 35,000 ईसा पूर्व जो भी हमको मिलता है वो हमें ज्वालापुरम 9 से देखने को मिलता है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से हमको यूनिसेरियल हार्पून का प्रमाण मिला है। ये सारे दक्षिण के क्षेत्र थे और हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं टेरीपुरा स्थल। टेरीपुरा स्थल एक बालू का टीला है और ये कई सारे स्थलों का एक समूह है, एक ग्रुप है जिसको हम लोग टेरीपुरा स्थल कहते हैं। तमिलनाडु में है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसको खोजा था और यहाँ से 11 स्थल प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के समूह को टेरीपुरा स्थल कहते हैं। कट्टमपल्ली, कुथनकुली, कुलुत्तूर, पट्टन तुरुवई, सरंगुड़ी, नाजरेत, मनाडू, कसमोली, कट्टलनकुलम, मैग्नापुरम, सोयारपुरम, ये 11 पुरा स्थल का समूह टेरीपुरा स्थल है। त्रिभुजाकार यहाँ से हमको और ज्यामितीय आकार के हमको यहाँ से उपकरण प्राप्त मिलते हैं। और किलुत्तूर से चंद्रिका, जो चंद्रिका आकार का जो हमें उपकरण प्राप्त हुआ है चंद्र के आकार का, वो हमें किलुत्तूर से प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन टेरीपुरा स्थल में यानी इन समूहों में जो सबसे प्राचीन स्थल है वो है मैग्नापुरम। यहीं से इस काल का सबसे प्राचीन औजार हमको मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि टेरीपुरा स्थल कितने स्थलों का समूह है, यहाँ से सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, वहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कहाँ पे स्थित है, किसने खोजा था, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा या लिख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं मध्य क्षेत्र की तरफ। मध्य क्षेत्र में
आ जाता है जम्बू द्वीप, जिरोथी द्वीप, ये शिलाश्रय हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अंदर ही है, मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में हमें सबसे पहला है मध्य प्रदेश के जम्बू द्वीप, जिरोथी द्वीप नाम के शिलाश्रय। वहाँ से हमको बहुत सारे उपकरण, चित्र, ये सब देखने को मिलता है। होशंगाबाद ज़िले में आदमगढ़ और भीमबेटका नाम की जगह है, भीमबेटका नाम की गुफा है। वहाँ से हमको उपकरण प्राप्त होते हैं, चित्र प्राप्त होते हैं। वहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आरवी जोशी को आदमगढ़ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। 25,000, ठीक है। आदमगढ़ से ही हमें पालतू पशु का जो सबसे पहला, इसके पहले भी बोलते हैं कि बेलन घाटी से हमको मिलता है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई, उसे अभी पुरातात्विदों द्वारा अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो सभी लोग अभी यही मानते हैं कि सबसे जो पुराना हमें पालतू पशु का अवशेष मिलता है या साक्ष्य मिलता है वो आदमगढ़ से मिल रहा है। पालतू पशुओं में हमें कुत्ते और बकरी की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक। कुत्ते और बकरी की हड्डियाँ मिली हैं। जी.आर. हंटर ने जम्बू द्वीप शिलाश्रय से 2 बच्चे, एक वयस्क पुरुष के अस्थि अवशेष प्राप्त किए हैं। 2 बच्चों के और एक वयस्क पुरुष यानी जवान आदमी था, उसके हमें अस्थि के अवशेष यहाँ से मिलते हैं जम्बू द्वीप शिलाश्रय से। जिरोथी द्वीप जो शिलाश्रय है वहाँ से हमको एक मानव कंकाल प्राप्त होता है। और वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका से उपकरण प्राप्त किया था। आरवी जोशी ने आदमगढ़ से प्राप्त किया था और वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका से प्राप्त किया था। इन्होंने ही इस भीमबेटका से चित्र वगैरह की भी खोज की थी। वी.एस. वाकड़कर के द्वारा ही हमें अंत्येष्टि विधि का भी पता चलता है। ये सब चित्र हैं जो हमको भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका, इसको हम लोग विस्तार से अच्छे से पढ़ते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है और इसकी खोज विष्णु वाकड़कर ने 1957 यानी कि 1957 में खोजा था। इनको पाषाण कला का पितामह कहा जाता है, क्योंकि भीमबेटका से हमें बहुत सारे चित्र, बहुत सारी गुफाएं हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं, जिसके द्वारा हम ये पता कर पाते हैं कि उसका उस समय का समाज कितना डेवलप था, वो कैसा सोचता था, वो क्या खाता था, वो हर चीज़ वो चित्र में उकेरते थे। इसके द्वारा हमको ये समझ में आता है कि वो कैसे सोचते थे, क्या करते थे। एसुलियन से लेकर के मध्य पाषाण तक, यानी कि पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक के विकास का एक हमको क्रमिक सांस्कृतिक विकास हमको यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ से पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, ये सब के काल के हमें यहाँ से चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें कला और कर्मकांडों का साक्ष्य प्राप्त होता है। सभा कक्ष गुफा से हमको मिली है। 25 मीटर लंबी सुरंग हमको यहाँ से प्राप्त होती है। 3 द्वार वाला कक्ष तथा एसुलियन चरण के पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य हमको मिला है। यानी कि एसुलियन चरण यानी पूरा पाषाण काल के चरण के समय पत्थर की दीवार के निर्माण का हमको साक्ष्य मिलता है। मानव के आवास के साक्ष्य हमें मिले हैं। यहाँ से पत्थरों से निर्मित फर्श निवास स्थानों के साक्ष्य हमको मिले हैं। पत्थरों से निर्मित फर्श यानी कि जो तरह तरह के पत्थरों का प्रयोग करके ये औजार बनाते थे, उसी तरह के पत्थरों से हमें यहाँ पे निर्मित फर्श के अवशेष यानी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से हमें 642 गुफाएं मिली हैं और जिनमें से 400 में चित्र का अंकन किया हुआ है, जिसमें हमें नीले रंग का प्रयोग मिलता है, गेरुए रंग का प्रयोग मिलता है, सफ़ेद रंग का यानी चूना रंग से हमें प्रयोग मिलता है। ये सारे कलर हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। भीमबेटका में 642 गुफाएं जो प्राप्त हुई हैं, जिसमें से हम सिर्फ 20 गुफाएं वैसी हैं जहाँ पे पब्लिक जा सकती है, वहाँ पे घूम सकती है। लेकिन अगर अदर जो गुफाएं हैं वहाँ पे हमें जाना है तो इसके लिए सिर्फ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हीं को परमिशन है। इसके अलावा अगर ये एक नॉलेज के रूप में मैं बता रही हूँ कि भीमबेटका में इतनी सारी गुफाओं के में हमको सिर्फ 20 गुफाएं में जाने का, देखने का सिर्फ मौका मिलता है। सर्वाधिक संख्या में जो हमको चित्र के निर्माण मिलते हैं वो है मध्य पाषाण काल के चित्र। यहाँ से हमें वाराह का चित्र मिला है। भीमबेटका से ही हमें अंत्येष्टि का साक्ष्य मिला है। एडिटोरियम गुफा से हमको मध्य पाषाण काल के सावधान के 2 उदाहरण मिले हैं। वहाँ पे जो एडिटोरियम गुफा जो सभा कक्ष मिली है वहाँ से हमको 2 सावधान के उदाहरण मिलते हैं। एक वयस्क बच्चे के गले में गुड़ियों की माला, उसको दफनाने के समय मांस अर्पित किया गया था। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं वो ये कुछ परंपराएं या फॉलो करने लगे थे, वो सामूहिक रूप से परिवार बनाकर रहने लगे थे। ये सब चीज़ें तभी किया जाएगा। अब जैसे उनके समय सबसे
इंसान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसी को हम लोग अर्पित करते हैं ना, उसी को अर्पित करते हैं। जैसे आज के समय किसी की डेथ होती है तो गंगा जल डाला जाता है, ये सब होता है। तो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? मांस था, भोजन था। तो उन लोगों ने मांस को अर्पित किया है। इससे पता चलता है कि उन लोगों की मानसिक यानी बौद्धिक स्तर में काफ़ी विकास हो चुका था। चैलसिडनी की तस्तरी हमको प्राप्त होती है यहाँ से, और ज्यामितीय आकार के बहुत सारे औजार यहाँ से हमको मिलते हैं। जंतुओं की कुल प्रजाति जो हमें मिली है वो 29 प्रजातियों का चित्रण हमको भीमबेटका की गुफा से मिलता है। 29 प्रजातियों का चित्रण। कुछ प्रजाति ऐसी भी हैं जिनको अभी तक हमने कभी नहीं देखा है, यानी विलुप्त हो गई हैं, पहले रही होंगी, लेकिन कुछ प्रजातियाँ अभी भी हैं। मध्य पाषाण काल में जो शैल चित्रों में बांसनामाडिकल, ये जेबू के पूर्वज जो थे उनका नाम था, उसके चित्र हमको यहाँ से देखने को मिलता है। पूर्वी क्षेत्र में हम चलते हैं तो हमको ये बिहार हो गया, उड़ीसा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ से हमको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है मध्य पाषाण काल की। उत्तरी विंध्य क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में उत्तरी विंध्य क्षेत्र की तरफ जब बढ़ेंगे हम तो यहाँ मिर्ज़ापुर ज़िले से हमको 50 से अधिक मध्य पाषाण स्थल मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे स्थल जो हैं हमको उत्तर प्रदेश में ही मिल रहे हैं, और बेलन घाटी की ये प्रमुख स्थल हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। लिखैया से हैं GR शर्मा और VD शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य करवाया है, इन्होंने इसको खोजा है। यहाँ से हमको 17 से लेकर के 27 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 5 शिलाश्रय हैं जिसमें से 4 में चित्रकारी है। 5 शिलाश्रय यानी 5 गुफाओं को प्राप्त किया गया है, जिसमें से 4 में चित्रकारी की गई है। हिरण के सींग, भैंस की हड्डी के प्रमाण हमको यहाँ से मिलते हैं। बागौर से हमको लोमड़ी और गिरगिट के प्रमाण मिले हैं, और इधर हम बेलन घाटी और लिखैया में आते हैं तो हमको यहाँ से हिरण की सींग और भैंस की हड्डी के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से 2 विस्तारित समाधान के प्रमाण, सबसे मैंने इसके पहले जो मध्य पाषाण काल विस्तार से मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है कि 3 प्रकार के समाधान परंपरा की वहन किया जाता था। यहाँ पे एक विस्तारित था, आकुंचन समाधान था और अस्थिभंग समाधान, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हमको समाधान के प्रमाण मिलते हैं पूरे भारत में वो था विस्तारित समाधान। तो वही विस्तारित समाधान का हमको 2 साक्ष्य का प्रमाण यहाँ से हमको मिलता है। ठीक है। 20 से 21 वर्ष की युवती के मानव कंकाल हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बगही खोर से 2 बाण हमको मिले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य पाषाण काल में धनुष बाण का बहुत अच्छे से प्रयोग होने लगा था, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विस्तार हो गया था, तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ से मिलना शुरू हो गई हैं। लहुरादेव संत कबीर नगर से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से हमको जंगली चावल जो साक्ष्य मिला है उसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त होता है। इसकी अवधि जो देखने को मिली है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा वो 8000 से 9000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहाँ से हमको गोलाकार फर्श, स्तंभ, गर्त, चूल्हा, एक नाली का प्रमाण हमको लहुरादेव से मिलता है। वैसे यहाँ पे जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो कृषि से आता है, लेकिन नाली का पिछली बार हमको जो ये PGT का क्वेश्चन आया उसमें चूल्हे का प्रमाण का क्वेश्चन आया था। चौपानी मांडो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है मध्य पाषाण काल की। VD मिश्रा ने 1967 में बेलन घाटी को खोजा था, उसी में है चौपानी मांडो। पूर्व पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल के बीच जो संक्रमण की अवस्था है ना वो चौपानी मांडो में देखने को मिलेगी। आखेट संग्राहक से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का प्रतिनिधि करता है, यानी कि यहाँ से हमें पुरा पाषाण काल में जो आखेट करके खाते थे उसका भी प्रतीक हमको मिल रहा है, और जो प्रारंभिक कृषि है जो जंगली अनाज हमको प्राप्त होते हैं उसका यहाँ पे हमको साक्ष्य मिलता है। तो इसीलिए इसको संक्रमण अवस्था का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन शुरुआती दौर का जो कृषि का जो अनाज है वो मिल रहा है, और आखेट संग्राहक यानी जब वो सिर्फ मार करके खा रहे हैं उसका प्रतीक, तो इसलिए इसको संक्रमण अवस्था का प्रतीक चौपानी मांडो को माना जाता है। चौपानी मांडो का जो उत्खनन हुआ है वो क्षैतिज उत्खनन हुआ है। ये 13 झोपड़ी प्राप्त हुई है जो कि अंडाकार की हैं, और जंगली चावल हमको जो भी पहले बताया था कि कृषि का शुरुआती दौर का वो हमको अनाज मिला है, और हस्त निर्मित मृदभांड, हाथ से बने हुए बर्तन
अन्नागारों के साँच यानी हाथ से ही बने बड़े बड़े बर्तन हमको यहाँ से मिलते हैं, जिसमें ये जंगली चावल वावल के जो भूसियाँ हमको मिली हैं इसी से हमको प्राप्त होता है। मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्य यानी बर्तन जो हमको बनाने का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है विश्व में, हमको चौपानी मांडव से मिलता है। निहाई हथौड़ा, सिलबट्टा, ये सब चीज़ें हमको यहाँ से मिलती हैं। इलाहाबाद ज़िले में ही जमुनीपुर है, कुढ़ा है, बिछिया है, भीखपुर है, महरूडी है, यहाँ से हमको उपकरण प्राप्त होते हैं। सराय नहर राय, ये प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है। यहाँ से जो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं वो है 14 कब्र, 8 गर्त चूल्हे यानी ज़मीन के नीचे से चूल्हा मिला है, खंभे मिले हैं, स्तंभगर्त झोपड़ी यानी खंभे के सहारे से जो झोपड़ी बनाई गई हैं वो, समाधियाँ, आवास और समाधियाँ जो हमको यहाँ से मिलती हैं सराय नहर राय से, वो घर जो आवास जहाँ रहते हैं उसी के अंदर हमको समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। एक कब्र में 4 मानव कंकाल को यहाँ से दफनाने का साक्ष्य मिला है। सराय नहर राय से हमको एक कब्र में 4 मानव कंकाल के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम प्रमाण हमको यहीं से देखने को मिलता है, जिसमें से दोनों ओर से धार वाली छुरी से और अस्थि निर्मित बाण से हमला किया गया है, लड़ाई हुई है, जिसमें से एक का कपाल फूटा हुआ है और दूसरे के पीठ के में तीर धसी हुई मिली है। दंत रोग का साक्ष्य हमको यहाँ से मिलता है और चक्की जो है पत्थर की चक्की का जो सामान जिसके जरिए वो बनता था उसका उपकरण हमको यहाँ से प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष के 6 फीट लंबे तक के हमें जो मानव कंकाल प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। हाथी की हड्डी चूल्हे से हमको प्राप्त हुई है। एक फर्श श्रृंगों पर बने उपकरण यानी जो सींघें होती थी उन पे उनके जरिए जो उपकरण बने हैं वो हमको यहाँ से मिलता है। 8 गर्त चूल्हे एक संयुक्त परिवार का प्रमाण प्रदर्शित करता है कि वो 8 गर्त चूल्हे यानी कि परिवार बनाकर वो रहते थे। ये साक्ष्य हमको यहाँ से ही प्राप्त हुआ। महदहा, महदहा से हमें वध स्थल यानी बूचड़ खाना हमको यहाँ से मिलता है। बागौर से भी हमको मिला है बूचड़ खाना और महदहा से हमको बूचड़ खाना मिलता है। 35 गर्त बूचड़ खाना क्यों, मतलब यहाँ जहाँ पहले आखेट कर करके मारते थे, अभी भी आखेट करते हैं, लेकिन अब उसको संरक्षित करने का एक जरिया ढूंढ लिए हैं, जहाँ पे वो लोग कोई एक ऐसा समूह रहा होगा जो यही काम करता रहा होगा, तभी वो आकर के एक बूचड़ खाने का बूचड़ खाने में आके मारते काटते रहेंगे। यहाँ से कोई ले जाता रहा होगा जो नहीं जाता रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अब विकसित हो गई हैं मध्य पाषाण काल में। 35 गर्त चूल्हे हमको यहाँ से मिले हैं। सिल लोढ़ा, देखिए जहाँ जहाँ चूल्हे मिल रहे हैं वहाँ वहाँ में सिल बट्टे मिल रहे हैं। स्तंभगर्त, हड्डी के तीराग्र, जो हड्डी के जो तीर के आगे जो नुकीला सा पार्ट रहता है, जो जिससे चोट लगती है, जिससे आदमी को मारा जाता है, जो लगता है शरीर में, वो तीराग्र, उसको तीराग्र बोलते हैं। वो हड्डी के तीराग्र हमको मिल रहा है। अंगूठी हमें मिल रही है और भारी चक्की हमें सराय नहर राय से उपकरण मिल रहे हैं चक्की के, और महदहा से हमको पत्थर की चक्की हमको मिल रही है। इससे पता चलता है कि मानो अब समूह में काफ़ी अच्छे से एक समुदाय समूह परिवार की तरह रहने लगा है। दंत रोग हमें पिछले बागौर में मिला, सराय नहर में, चौपानी मांडव में, कई जगह से हमको दंत रोग के अवशेष मिल चुके हैं। महदहा की खोज हमें वी.डी. मिश्रा और जी.एन. पाल ने 1878 में शारदा परियोजना के अंतर्गत किया था। स्त्री पुरुष के जो युगल जो हमको साथ में जो कब्र मिली है वो महदहा से प्राप्त हुई है। 13 कंकाल हमको यहाँ से मिलते हैं। कुंडल हमको मिल रहे हैं, यहीं से हमको अंगूठी मिल रही है, कुंडल मिल रहा है यानी कान में पहनने वाला, मुद्रिका अंगूठी ही हो गई, और ये सब चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। सींग, जो सींगे हैं, सरंग सींगे, जो हिरण हैं, ये सब जो जानवर हैं, उनकी सींगों से निर्मित आभूषण हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। 28 कब्रें हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें हमें 30 दफनाए हुए मिलते हैं, यानी कि 2 कब्रों में 2 युगल जो युग्मित कब्र हमको जो प्राप्त होते हैं ना, जिसमें एक ही कब्र में 2 लोग को दफनाया गया, उस तरह से 28 कब्र में हमको 30 लोग दफनाए मिले, मतलब एक कब्र में 2 लोग दफनाए हैं। महिला कंकाल के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सींग का बाण, यानी जो सींग जानवरों के सींग होते थे उससे जो बाण बनता था उसकी प्राप्ति हमें हुआ है। कछुआ की खोपड़ी की हमें यहाँ से प्राप्त होती है, और वायोवृद्ध यानी कि बूढ़ा व्यक्ति का कंकाल हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। महदहा से ही गर्त चूल्हे से
भैंस का सींग युक्त सिर, यानी पूरा का पूरा जैसे बलि चढ़ती है भैंसे की, उस तरह से पूरा का पूरा सिर कटा हुआ चूल्हे में हमको प्राप्त हुआ है। एक तरह से ये बलि का वो दिखाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी परंपराएं रही होंगी जिसमें इस तरह से काट करके पूरा का पूरा किया जाता रहा होगा। तो मध्य पाषाण काल तक मानव बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। अब नव पाषाण काल में तो आप देखोगे कि चक्की बना लिया, खेती करने लगा, व्यापार भी हल्का हल्का वस्तु निर्मय विनिमय वाला करने लगा। तो अब मानव बहुत तेज़ी से विकास उसका हो रहा है। इस वीडियो को आप शुरू से निम्न पूरा पाषाण काल से देखते हैं चलेंगे, तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा कि किस तरह से मानव आपको अपने आप को धीरे धीरे कितना डेवलप करते चल रहा है और कितना तेज़ी से विकास हो रहा है। दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ ज़िले में ही है। प्रतापगढ़ ज़िले में ही महदहा, सराय नहर, दमदमा, ये सब प्रतापगढ़ ज़िले में ही है। यहाँ से हम सई नदी के किनारे है दमदमा। यहाँ से हमको 41 मानव समाधान मिले हैं, 5 युगल, यानी कि 5 जो समाधान है वो युग्मित हैं, इसमें इकट्ठे मतलब लिटाए गए हैं। 5 युगल मतलब 5 शव को एक साथ दफनाया गया है। मुड़े हुए समाधान हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम पहले हमने बताया था पहले वाली वीडियो में कि पैर मोड़ करके बिठाते थे योगी की तरह असमाधि अवस्था में, वो हमें यहाँ से भी प्राप्त होता है। ये वो चीज़ हमको यहाँ से भी प्राप्त होता है। और 2 मानव कंकालों को पेट के बल तथा 2 को पैर मोड़कर लिटाया गया है। ठीक है, 2 मानव कंकालों को पेट के बल लिटाया गया है तथा 2 जो हैं उनको उनके पैर मोड़ करके लिटाया गया है। त्रिमानव समाधि का सबसे पहला जो प्रमाण हमको मिलता है वो यही मिला है। मतलब कि अभी तक हमको इसके पहले जो महदहा से हमको 2 युग्मित समाधान मिले हैं, यहाँ से में 3, यानी कि 3 मानव के समाधि स्थल हमको यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाया गया है। ये हमको साक्ष्य यहाँ से मिलता है। 5 युगल यानी 5 कब्र ऐसे हैं जिसमें 2-2 करके समाधान हमको प्राप्त होते हैं, कब्रें प्राप्त होती हैं। यहाँ से हमें हाथी दांत का लटकन, यानी कि वो लॉकेट बना करके जादू टोना इन सब चीज़ों में भरोसा करने लगे थे। जैसे आज भी है, आप वैसे एरिया में आदिवासी जहाँ रहते हैं उन एरिया में जाओ तो वो जानवरों के, सूअर के, ऐसे बड़े बड़े जानवर जो होते हैं उनके दांत पहन लेते हैं, या फिर एक रक्षा कवच के तौर पे उनको एक जो विश्वास उनका जो मानते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें उस समय विकसित होने लगी है, यानी कि जादू टोना, परलोक, ये सब चीज़ें उन लोगों ने अब सोचने या समझने लगे हैं या कल्पना करने लगे हैं, इसलिए वो लोग हाथी दांत का लटकन पहन रहे हैं। आगे हमको मिल रहा है कि सूअर के दांत का लटकन पहन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि जैसे आज भी माएँ जो होती हैं, मम्मी लोग, वो काला टीका लगा देती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें वही हैं कि बुरी नज़र से बचना, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं। सभी कब्र जो हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम, यानी कि विस्तारित समाधान प्रक्रिया यानी परंपरा को फॉलो करने वाले मिले हैं। ठीक है, अभी विस्तारित मैंने बताया था समाधान की 3 प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें से जो पहला था विस्तारित वो भारत में बहुत जगह से मिलता है, उसी का है प्रमाण यहाँ से भी हमको प्राप्त होता है। आग से पक्के फर्श हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पीली मिट्टी खोद करके निवास स्थान बनाया गया है, और पीली मिट्टी को ही जो ये समाधान जो होते थे उसमें उनको लेप, जो ये पैर मोड़ करके हमको जो मिले हैं कब मानव कंकाल जो मिलते हैं उसमें पीली मिट्टी का लेप किया हुआ मिला है। चूल्हे हमको यहाँ से मिलते हैं, मृतकों के समाधान मिलते हैं, और घरेलू धान हमको यहाँ से प्राप्त होता है। ये चित्र है मध्य पाषाण काल का। इसमें आप किसी भी तरह से इसको डर नहीं है कि हम लोग इसको मारा जा रहा है, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन आप इधर वाली पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे मानो चारों तरफ से घेरा हुआ है, और ये बीच में जानवर, और चारों तरफ से मानो ने घेरा है। किसी ने हाथ में कुछ लिया है, धनुष लिया है, भाला लिया है। तो इस तरह से हमको 2 चित्र मिल रहे हैं जो 2 तरह की तस्वीरें पेश करते हैं हमारे सामने। हमको महदहा से ही सबसे पहला जो वृक्षारोपण का मानव के जरिए जो वृक्ष लगाया गया है वो हमको, इसका प्रमाण हमको महदहा और सराय नहर से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जैसे वो पालतू जानवर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने पाल लिया, उसके ऊपर बैठे हुए हैं और हाथ में बड़ी बड़ी भाले ये सब लेकर के जा रहे हैं। ये सारे चित्र बताते हैं कि वो लोग कितने डेवलप हो गए थे। इस तरह के बैठ कर के चित्र बनाने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे जानवर उनके पास उन्होंने पालना सीख गए थे, और उसके जरिए आखेट करना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी एनर्जी बचने लगी है और
भोजन भी अब पका के खाने लगे हैं, तो बौद्धिक विकास तेज़ी से होने लगा, क्योंकि अब पाचन क्रिया में जो बहुत ज़्यादा समय लगता था कच्चा मांस खाने में, वो पक्का खाने की वजह से वो जल्दी डाइजेस्ट होने लगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा उनको मिलने लगी, तो मानव बहुत विकसित हो रहा है। जानवरों के साक्ष्य हमको जो प्राप्त हुए हैं वो यूपी सराय नहर, दमदमा, माहदहा, चौपानी मांडो, यहाँ पे चौपानी मांडो से जो हमको अस्थियाँ प्राप्त हुई वो हिरण है। ये ऊँट की जो हड्डी है वो कनेवल से प्राप्त हुई है, और कनेवल गुजरात में है, चौपानी मांडो में नहीं है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। गुजरात में लोटेश्वर, रतनपुर, कनेवल, लखनाज यहाँ से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में बागौर, तिलवाड़ा, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका, यहाँ से जानवरों के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो चित्र में हम भीमबेटका से जो गुफाएं मिली हैं उसमें हमको चित्र हैं, जिसमें से 642 गुफाओं में 400 में चित्रों के अंकन हमको प्राप्त होते हैं। और इसी तरह से विंध्य क्षेत्र में हम देखते हैं, यहाँ पे भी हमको बहुत सारे चित्र मिलते हैं। मानव सभ्यता के जो शुरुआती चरण था वो जब उसको बोलना नहीं आता था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय जो मानव का सबसे एक माध्यम था विचार व्यक्त करने का, अपना भाव व्यक्त करने का, वो था एक कला, यानी कि चित्रों के माध्यम से वो अपने अंदर की बात कह पाते थे, उसको उकेरते थे उसके जरिए। जो भाषा की जननी है वो मूक कला है, यानी कि चित्र के जरिए ही भाषा का विकास हुआ है। जो सभी प्रकार की लिपियाँ विकसित हुई हैं वो सब कला की ही देन है। कला मूक भाषा है, यानी कि ये बोलती नहीं है लेकिन सब कुछ बोल देती है, इसमें शब्द नहीं होते लेकिन ये सब कुछ कहती है, और यह मानव सभ्यता के साथ जुड़ी है, धीरे धीरे ये विकसित होती चली गई है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल में चित्र, भीमबेटका से हमें जो 642 गुफाएं प्राप्त हुई हैं उसमें 400 में चित्रों का अंकन है। नीले रंग का प्रयोग किया गया है गुफाओं में, और जो विंध्य सतपुड़ा की पहाड़ियों से हमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें गेरुआ रंग है, सफ़ेद चूने का हमें दोनों जगह मिलता है, भीमबेटका से भी मिल रहा है, और सिंध के जो पहाड़ी हैं वहाँ से भी हमें सफ़ेद रंग के आकृतियाँ मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें भीमबेटका में। इसको तो हम लोग पहले भी एक भीमबेटका का अलग से पूरा पढ़ चुके हैं कि क्या क्या था। ये चित्र शिलाखंडों में है, गुफा भित्ति में है, यानी गुफा की दीवारों में है, शिला के जो बड़े बड़े खंड हैं उसमें हैं, शिलाश्रय जहाँ पे वो रहते थे उस तरह की गुफा में है, वृक्ष की छाल में है, पशु के जो चमड़े होते थे उसमें है, हड्डियों में अंकन है, और पशुओं के जो सींग थे मोटे मोटे उसमें अंकन हमको देखने को मिलता है। यानी कि मानव कितना सभ्य हो गया था, कितना डेवलप हो गया था, उसका विकास हो गया था कि वो इतनी सारी चीज़ों पे वो महीन महीन काम वो कर ले रहा है। और ये जो हमको चित्र है विश्व में कहाँ से मिलता है, तो वो स्कॉटलैंड में की शिलाओं से हमको मिल रहा है। कैलिफोर्निया की घाटी की गुफा जो है वहाँ से हमको चित्र का प्राप्ति होता है। ओहिया, यहाँ पे जो वृक्ष छाल हमको मिले हैं वहाँ से हमको प्राप्त होता है चित्र का अंकन। और फ्रांसिस के से प्राप्त जो सींगे हमको फ्रांस से प्राप्त हुई हैं उसमें हमें चित्रों का अंकन देखने को मिलता है। ये विश्व स्तर में हो गया। भारत में भीमबेटका है, आदमगढ़ है, सिंध की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से भारत से मिलती हैं। भीमबेटका इसमें बहुत सारी चित्र हैं, लेकिन जैसे एक मैं कुछ चित्रों को यहाँ पे व्याख्यायित कर रही हूँ। जैसे एक व्यक्ति है अपनी रक्षा हेतु ढाल नुमा कोई लकड़ी की आकृति लेकर के, अभी मैंने आगे के चित्र में दिखाया था कि एक वो पकड़े हुए हैं अपने बचाव के लिए, चारों तरफ से एक जानवर को घेर रखा है, हाथ में भाला लिया हुआ है। तो ये दर्शाता है कि वो लोग धनुष ये सब प्रहार करके उसको मारने मतलब आखेट का एक पूरा का पूरा क्षेत्र उन्होंने बनाया है। या तो वो लोग मारने के पहले मारने से पहले जो एक रणनीति बनती है कि किस तरह से मारा जाएगा, इस पर्पज़ से बनाते रहे होंगे, या फिर वो आने के बाद अपना प्रदर्शन के लिए कि इस तरह से हम लोगों ने मारा, तो इस वजह से बनाते रहे होंगे। कोई भी हो, उनका जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से हम अगर देखेंगे, कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि वो चित्र के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। भीमबेटका में कई सारी जो गुफाएं हैं उसमें से 3rd नंबर में सी ब्लॉक में, और उसमें भी सी ब्लॉक के अंदर भी 19D ब्लॉक में हमको सी ब्लॉक में 19D ब्लॉक में और 3rd के ही सी भीमबेटका में ही तृतीय। जो भीमबेटका में बहुत सारे चित्रों में 400 में जो तरह तरह की गुफाएं हैं उसमें से सी ब्लॉक, 19D ब्लॉक तथा सी के 9 ब्लॉक, तीसरे के ही जो सी सेक्शन है उसका 9 ब्लॉक जो है
उसमें हमको विशाल वृषभ की चित्रांकन मिले हैं। वृषभ मतलब जो अभी बताया था कि बैल जो था, उसमें कई सारे जानवरों को हमको एक साथ मिलता है। कुछ उसकी आकृति कुछ है, शरीर का कुछ है, मुंह का कुछ और आकृति है, तो वो विलक्षण आकृति हमको यहाँ से मिलती है। जैसे उसका मुख जो है वो वराह की तरह है, चौड़ा है। शरीर वृषभ यानी जो बैल होता है उसकी तरह है। गर्दन के पास हाथी के जो निचले ओंठ होते थे उसके समान उसका गर्दन है। तो ये वराह, गज और वृषभ का संयुक्त अंकन है। ये चीज़ें हमको हड़प्पा में यानी मोहनजोदाड़ो से भी हमको ये चित्र इस तरह के मतलब 2-3 जानवरों को मिलाकर के चित्र जो बनाया गया वो हमें मोहनजोदाड़ो से भी और हड़प्पा से भी देखने को मिलता है। झिझरी 14 से हमें पशु सौम्य न होकर क्रोधायमान है। आगे का जो चित्र मैंने दिखाया था कि सब चारों तरफ से हाथ मतलब इस तरह करके खड़े हैं और वो जानवर कितने गुस्से में लग रहा है, उस तरह का चित्र उन्होंने बनाया है। शिकार, लेकिन उसमें ये भी दिखाया गया है कि वो शिकार नहीं कर रहे हैं, वो लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं और वो जो जानवर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये चित्र मैंने आगे लगाया हुआ है। और जो ये पशु है का चित्र है वो पशु के देवत्व को इंगित करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो वो चारों तरफ से उसको घेर रखे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो गुस्से में हैं, तो वो उसी चित्र का व्याख्यान है यहाँ पर। अब भीमबेटका में ही 21 ब्लॉक से हमको जो चित्र है वो मानव का उपचार करते हुए दिखाया गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो लोग औषधि मतलब ऐसा कुछ उनको नॉलेज हो गया था कि वो उपचार करना सीख गए थे। शैल चित्र में से बहुत से वीर व्यक्तियों के चित्रांकन मिले हैं जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और बाद में समुदाय ने उनको पूजनीय मतलब उनको पूजने लगे हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े लोग थे जो मतलब बड़े बड़े जानवरों को कुछ भी करते रहे होंगे उस समय, जो सबसे खतरनाक काम रहता रहा होगा, और उसमें वो शहीद हो गए होंगे या फिर उन्हीं के समुदाय का कोई ऐसा व्यक्ति या वीर आदमी रहा होगा जो पूजनीय था। अच्छा, नर नारी का जो चित्रांकन हमको मिलता है वो बहुत ही सहज, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। यानी कि आप देख करके बता सकते हो कि ये नर का चित्रांकन है, ये नारी का चित्रांकन है। मतलब कि उन लोगों ने इतना उनका मस्तिष्क विकास हो गया था कि वो जो काया बना रहे थे मानव की, वो बहुत सोच समझ के बना रहे थे कि ये पुरुष का शरीर है, ये स्त्री का शरीर है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी क्योंकि पुरुष तो चले जाते थे आखेट करने, तो जो भी कुछ संभालना रहता था तो वो नारियां ही संभालती रही होंगी। इसलिए ये जो समाज है मातृसत्तात्मक हमको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मातृ जो स्त्री के चित्र हैं वो बहुत सारे चित्र हमको मिलते हैं, उसके सामने पुरुष और स्त्री सब खड़े होकर के नतमस्तक हुए चित्रांकन है। इससे यही पता चलता है कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। महिलाओं को चक्की में अनाज पीसते हुए दिखाया गया है तथा समूह में भोजन करते हुए दर्शाया गया है। तो ये सारे चित्र हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सारे चित्र, बहुत सारे चित्र हैं इस तरह से हमको जो प्राप्त हुए हैं। तो आप सबको कैसा लगा वीडियो बताइएगा नीचे कमेंट करके। आई होप सबको समझ में आया होगा ये सारा वीडियो पूरा। और ये जितना भी मैंने बताया है, हाँ ये फैक्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, मुझे पता है इसको थोड़ा सा, लेकिन आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे और कॉपी में लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में भी आ जाएगा। इसी पोर्शन से आपको मध्य पाषाण यानी स्टोन एज में जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के ही एरिया से आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा नवपाषाण काल के ऊपर रहेगा। तो तब तक आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। बट प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके ही सपोर्ट से मैं और आगे बढ़ूँगी, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा।